विप्लव परिषद जो आपने संगठन बनाया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार विप्लवी परिषद का जो एक नारा होता है वो नारा हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। मोटा मोटी समझिए कि ये जो है हम लोग अंबेडकर के संविधान से बंधे हुए हैं। ये बिहार विप्लवी परिषद ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो हम लोग संविधान से बाहर हो। ऐसा कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात कि हम लोग गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से बने हुए हैं। तो हमारा जो रास्ता होगा बदलाव करेंगे, लेकिन बिल्कुल अहिंसक तरीके से। इस चीज़ का कोलैप्स हो गया है। यदि मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया का भी बहुत हद तक कोलैप्स हो गया है। या आप ब्यूरोक्रेसी को लीजिए तो अधिकारी लोग ज़्यादातर भ्रष्ट हो गए हैं या बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं। और आपकी बात सही है उस हद तक कि चुनाव आयोग को जिस हद तक नोटा का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि ये भी विकल्प है, ये भी एक विकल्प है, वो चुनाव आयोग ने उस हद तक प्रचार नहीं किया। तो इस तरह भाजपा जैसी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करके दंगे भड़का के वो लोग तेजी से उनका उदय हो गया। और गांधी के देश में भी माफिया हैं ये तो क्या आपको डर नहीं लगता कि बहादुर आदमी एक बार मरता है ना, और बुज़दिल आदमी, कायर आदमी 1000 बार मरता है जी। तो ये विप्लवी परिषद अभी 2020 में चल के अभी 2021 के दहलीज पर आया है। अभी ये चूँकि कोरोना के कारण में बहुत ज़्यादा इसका विस्तार नहीं हो पाया था। तो सर, विप्लव परिषद जो आपने संगठन बनाया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी, और क्या उससे आप पाना क्या चाहते हैं? क्योंकि गोल क्या है, एक गोल के बिना कोई भी संगठन नहीं बनता या फिर नहीं होता। तो अंततः आपका सपना क्या है इसको बनाने के पीछे, और गोल क्या है? जी, उस तरह समझिए, संक्षेप में बताता हूँ। पहली बात तो बिहार विप्लवी परिषद का जो एक नारा होता है वो नारा हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की महान क्रांति हुई थी सन 1789 में। क्योंकि मैं खुद इतिहास का छात्र रहा हूँ तो काफ़ी मैंने डिटेल्स में पढ़ा था। तो उस क्रांति ने एक नारा दिया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, है ना, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये बहुत महान नारा है क्योंकि इसमें एक तरह से सारी बातें आ जाती हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि जब आप समानता की बात करते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम समानता हो जाता है, ब्राह्मण दलित समानता हो जाता है, औरत मर्द की समानता हो जाती है, लैंगिक समानता हो जाती है। स्वतंत्रता में सारी बातें आती है, बंधुत्व में भाईचारा आ गया। तो वही नारा हमने लिया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। मोटा मोटी समझिए कि ये जो है हम लोग अंबेडकर के संविधान से बंधे हुए हैं। ये बिहार विप्लवी परिषद ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो हम लोग संविधान से बाहर हो। ऐसा कोई काम नहीं करेगा। रैली में भी मैं घूमता था तो अंबेडकर साहब की मूर्ति लेकर घूमता था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को बनाया है, हम लोग उस संविधान के प्रति समर्पित हैं। जी, संविधान में जो भी आदर्श हैं भारत के, जो संविधान की प्रस्तावना में है कि ये धर्मनिरपेक्ष रहेगा, समाजवादी रहेगा, ये सब हमारा में ये है। दूसरी बात कि हम लोग गांधी जी के अहिंसा के रास्ते से बने हुए हैं। तो हमारा जो रास्ता होगा बदलाव करेंगे, लेकिन बिल्कुल अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में काम करते हैं तो उसमें कोई हिंसा नहीं करनी है। और इधर मैं बिहार में ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में मैं पा रहा हूँ कि एक माफिया राज कायम हो गया है और सभी इस चीज़ का कोलैप्स हो गया है। यदि मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया का भी बहुत हद तक कोलैप्स हो गया है। अब पत्रकारिता के वे मापदंड नहीं रह गए हैं जो एक समय में हुआ करते थे। या आप ब्यूरोक्रेसी को लीजिए तो अधिकारी लोग ज़्यादातर भ्रष्ट हो गए हैं या बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं। या फिर आप आम जनता को भी ले लीजिए, आम जनता भी बहुत गुमराह हो चुकी है। आम जनता को आप देखिएगा जातीय आधार पर वोट देती है, खूंखार अपराधियों को विधानसभा भेज देती है, संसद भेज देती है जाति के नाम पर, है ना। अभी आप अनंत सिंह की बात कर रहे थे, बार बार वो जेल से भी चुनाव जीतता है। कैसे जीतता है? लोग उसको भेज रहा है। तो जनता भी गुमराह हो चुकी है। सरकार तो खैर माफिया राज चला ही रही है। तो पूरा एक चारों ओर एक मतलब अंधेरे की स्थिति है, अंधकार एक बिहार में छाया हुआ है।
तो हम लोग, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि रातों रात वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलूँगा कि 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा और 100 दिन में काला धन आ जाएगा, 50 दिन में स्मार्ट सिटी बन जाएगी। लेकिन हम लोग उस अंधेरे में जुगनू की तरह काम करना चाहते हैं। अपने स्तर पर हम लोग थोड़ी रोशनी देना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि कुछ साल हम लोग काम करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, तो कुछ हम लोग सकारात्मक बदलाव दे सकेंगे बिहार में। सर, सकारात्मक बदलाव की बातें जहां आप कर रहे हैं, वहीं मेरे जैसे जर्नलिस्टों ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक सकारात्मकता देखा जी। वो था नोटा। जी। आप किसी भी विधानसभा में नोटा का परसेंटेज ऑफ वोट देख लीजिए, जी। जो भी हो जी। लेकिन इस बार वो 3rd या 4th नंबर पे अपनी उपस्थिति दर्ज किया। जी। तो ये एक बदलाव का बिल्कुल की सुगबुगाहट तो है, बिल्कुल। और वो बदलाव की सुगबुगाहट ही कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, बिल्कुल क्योंकि वो बदलाव की सोच रखने वाले लोग कोई और हैं। बिल्कुल। वो नादानी में नोटा दबा नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, एक तरह से नोटा वो लोग इसलिए दबा रहे हैं, वो उनका प्रतिरोध है। बिल्कुल। वो रेसिस्टेंस के तौर पर, अपने विरोध के तौर पर नोटा दबा रहे हैं कि मुझे जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जितनी पार्टियों ने खड़े किए हैं, वो सब के सब मुझे नकारा लगते हैं, इसलिए मैं नोटा दबा रहा हूँ। नॉन ऑफ द अबव, जी जी, है ना, मुझे कोई भी इसमें से पसंद नहीं है। तो वो एक तरह से वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि जनता को जिस तरह से चुनने का अधिकार होता है जनतंत्र में, उसी तरह रिजेक्ट करने का भी अधिकार होता है। नोटा के पीछे यही धारणा ही है कि जनता चुन सकती है, तो जनता आपको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो सर, सरकार ने नोटा को सही ढंग से पब्लिक को नहीं समझा पाया है। मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि नोटा जैसे जो सबसे उपयोगी अस्त्र है उसका प्रचार प्रसार हो, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उसको समझ पाए? नहीं, ये काम तो सरकार सबको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार में तो कोई ना कोई पार्टी रहती है ना जी। तो जो सत्ताधारी दल है, मान लीजिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जदयू है, भाजपा है, सत्ता दल, वो क्यों नोटा का प्रचार करेगी? वो तो कहे कि मेरे उम्मीदवार को वोट दो। तो सरकार, वो तो भाजपा वाले कहेंगे कि कमल छाप को दो, जदयू वाले कहेंगे कि तीर छाप को दो, वो क्यों नोटा के लिए जागरूकता पैदा करेंगे? ये काम तो चुनाव आयोग का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और आपकी बात सही है उस हद तक कि चुनाव आयोग को जिस हद तक नोटा का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि ये भी विकल्प है, ये भी एक विकल्प है, वो चुनाव आयोग ने उस हद तक प्रचार नहीं किया है। तो ये काम सरकार का नहीं है। सरकार में तो सत्ताधारी दल है, वो तो खुद एक दल है, वो नोटा की क्या बात करेगा? ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और उसको ज़्यादा प्रचार करना चाहिए था कि ये भी आपके हाथ का एक अस्त्र है नोटा। सर, कल के बिहार को कैसे देखते हैं आप? अब ये तो बहुत, देखिए दुनिया है वो उम्मीद पर कायम है ना। यदि उम्मीद खत्म हो जाएगी तो फिर हम संघर्ष छोड़ देंगे। तो अभी मैंने कहा कि अभी जो वामपंथी दलों का जो अच्छा प्रदर्शन हुआ है, मैं उसको एक सकारात्मक मानता हूँ। आपने खुद कहा कि एक हम लोगों ने देखा कि नोटा का बहुत उपयोग हुआ है, वो आप एक सकारात्मक ही मान रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि कल का बिहार जो है वो आज के बिहार से बेहतर होगा, है ना। जो नई सुबह होगी, अब नया साल शुरू होगा, नई सुबह होगी, तो वो बिहार का तो अतीत बहुत अच्छा रहा है। पिछले कुछ सालों में, कुछ दशक में बिहार में बहुत सारी कमियां आ गई, जिसकी वजह से बिहार अब एक हंसी का पात्र बन गया है। बिहार सर, अतीत के बुनियाद पर हम वर्तमान को जो भी सस्टेन हो रहा है, तो वर्तमान कहीं ना कहीं अतीत के बुनियाद पर ही है जी। और कल का जो बिहार है उसमें मुझे लगता है एक विकल्प की जरूरत है जी। वो विकल्प कहीं आपको दिखता है क्या? विकल्प तो देखिए, जब भी जो जनवादी विकल्प तो जब भी देगा वाम ही दे सकता है, वामपंथी पार्टियां ही दे सकती हैं। यदि जनवादी विकल्प हो जो जनता की बात करे, जनता के मुद्दों से। आज की तारीख में बिहार में वामपंथी दल इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना देंगे। अभी भी वो महागठबंधन का एक हिस्सा ही है, उनको तालमेल से करना पड़ा है। लेकिन यदि वो अपनी ज़मीनी लड़ाई जारी रखते हैं और विधानसभा में भी अपना अच्छे से जनता की बात रखते हैं पुरजोर तरीके से, तो एक समय ये भी आ सकता है कि बिहार में वाम दलों की सरकार बने। बिहार का पड़ोसी बंगाल है, वहाँ 30 बरस तक वामपंथी पार्टियों ने राज किया पड़ोस में ही, तो फिर बिहार में क्यों नहीं राज कर सकता? और एक समय तो बिहार में भी वामपंथी आंदोलन काफ़ी मजबूत था, बिहार से बड़े बड़े वामपंथी नेता हुए हैं। तो सर, वामपंथ का कहीं ना कहीं नेपथ्य से दूर चला जाना या नेपथ्य के अंदर चला जाना, पीछे चला जाना,
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या दिखता है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि देखिए, जिस तरह से राजनीति का सांप्रदायिकरण जैसे मान लीजिए हुआ या जातीयकरण हुआ, आप 90 के दशक के बाद से देखिए तो मंडल और कमंडल की राजनीति हुई इस देश में। कमंडल मतलब जो राम मंदिर आंदोलन सब करके एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया, और मंडल का करके जो एक पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति का ये किया गया। तो वाम दलों ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की, सांप्रदायिक राजनीति, जातीय राजनीति नहीं की। उन्होंने यदि राजनीति की वो वर्ग आधारित राजनीति रही, वर्ग संघर्ष की राजनीति रही, और उसमें ये सब नहीं हुआ। तो इस तरह भाजपा जैसी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति करके दंगे भड़का के वो लोग तेजी से उनका उदय हो गया। इसमें जनता का भी दोष है, क्योंकि उसने सांप्रदायिक राजनीति को मतलब चुन लिया, और इसलिए वाम दल पीछे चले गए, हाशिए पर चले गए। लेकिन फिर जनता को सांप्रदायिक इस पर भी कितने दिन तक आप मूर्ख बनाइएगा? अभी किसान क्रांति हो गई है, अभी ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते रहे, लेकिन किसान सड़क पर आ गए हैं। तो उसका भी एक लिमिटेशन है। एक समय आएगा जब लोगों को लगेगा कि ये रोजी रोटी हमारा मुद्दा है, मंदिर मस्जिद नहीं है। सर, हम गांधी के देश में रह रहे हैं, गांधी जी को हम लोग दिल से चाहते हैं जी, और गांधी के देश में भी माफिया हैं जी। तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, ये तो देखिए, डर की क्या बात है। एक हम लोग, मैं अंग्रेजी साहित्य का भी विद्यार्थी रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसमें शेक्सपियर ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है कि बहादुर आदमी एक बार मरता है ना, और बुज़दिल आदमी, कायर आदमी 1000 बार मरता है ना। तो एक दिन तो सबको मरना है। तो बहादुर आदमी है वो एक दिन मरता है, लेकिन कायर जो होता है, बुज़दिल होता है, वो डर डर के 1000 बार मरता रहता है, दिन भर मरता रहता है कई बार। अब मैं अपने दिल का एक सवाल पूछता हूँ सर। जी, मुझे ऐसा लगता है जी, कि जो माफिया होते हैं जी, वो अंदर से बड़ा खोखले होते हैं। बिल्कुल। उनका जो बाहर का आवरण है बिल्कुल। वो आकृति कुछ इस तरह के बनाते हैं, माहौल को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो सामने वाला लोग आए तो हमारे माहौल और आकृति से ही बिल्कुल। इतना भयाक्रांत हो जाए बिल्कुल। कि वो हमारे नजदीक आने का कोशिश ना करे या सोचे भी नहीं। लेकिन जब कोई अपने सही रास्तों को चुनकर एक माफिया के विरुद्ध में ऐसा कुछ सोचता है और वो अपनी जो चीजें हैं उसको सही ढंग से प्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये माफिया टूटते हैं और सही बात। माफियागिरी दूर होती है। ऐसा बिहार में दिख रहा है क्या? ऐसा एकदम दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अभी हाल में 2-4 दिन पहले चंदा बाबू गुजर गए, आपने नाम सुना होगा, सिवान के थे चंदा बाबू। बिल्कुल सुना सर। शहाबुद्दीन का जब सिवान में नंगा नाच होता था तो शहाबुद्दीन के गुर्गों ने चंदा बाबू के 3 बेटों का खून कर दिया। चंदा बाबू एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे, पूंजीपति, और उस शख्स ने इसके बावजूद इतनी बहादुरी दिखाई कि उसी केस में आज भी वो, हाँ, सिवान छोड़ के चंदा बाबू नहीं गए जी। जबकि कोई आम आदमी के 3 बेटों का खून हो जाता तो उसका तो ये हो जाता, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, वो तो सब घर बार बेच के भागता। लेकिन चंदा बाबू डटे रहे सिवान में और शहाबुद्दीन से लोहा लेते रहे। उन्होंने मुकदमा लड़ा और आज शहाबुद्दीन 5 या 6 मामलों में उम्र कैद काट रहा है। उसमें एक मामला चंदा बाबू के बेटों का खून भी है। तो यदि माफिया के सामने अड़ जाए, आम आदमी भी अड़ जाए, है ना। चंदा बाबू को ये भी नहीं कि कोई डीएम या एसपी थे या कोई उनको विशेष सुरक्षा मिली हुई थी, एक आम आदमी थे। आम आदमी भी यदि अड़ जाए माफिया के सामने तो माफिया को मुश्किल हो जाती है। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि ठीक है, बिहार के तो अलग अलग जिलों में शहाबुद्दीन जैसे लोग आ गए हैं, तो बिहार के हर जिले में हम लोग चंदा बाबू जैसे लोग सामने लाए जो माफिया को ललकार सके। सर, आप मुझे अप्रवासी बिहारी कह सकते हैं ओवरऑल। तो उस स्थिति में जब हम अपने बिहार के बारे में सोचते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो एक ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं जिसमें कि चंदा बाबू जैसे लोगों को इज्जत मिले, आपके जैसे लोगों को सर्वोच्च इज्जत मिले। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, तब हम लोग सोचते हैं, आपस में कंक्लूजन पर आते हैं कि आपके जैसे लोग वैसे लोग हैं समाज में, और तुलनात्मक उनसे कम जरूर है लेकिन बहुत कम नहीं है। इसीलिए ये बैलेंस हो रखा है। बस ये है कि जो कम है उनको थोड़ा ज्यादा होने की जरूरत है, और ये कम का एफर्ट थोड़ा ज्यादा, जिस दिन थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे उस दिन माफियागिरी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बिहार को हम लोग शायद इस पीढ़ी को देख पाएगा।
नहीं नहीं, एकदम देख पाएगा। इसलिए जो मैंने ही मंच जो बनाया है उसका भी उद्देश्य ऐसा ही है। आपने कहा ना कि कम को ज़्यादा करने की ज़रूरत है जी। उसका भी उद्देश्य यही कि हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या धीमी आवाज़ उठा रहे हैं उसी आवाज़ को आप बुलंद कीजिए। इसलिए उनके लिए एक मंच दिया जा रहा है। जब आवाज़ बुलंद होने लगेगी तो आप एक दो आदमी को डरा धमका सकते हैं ना। आप लाखों करोड़ों लोग जब बुलंद आवाज़ कर देंगे तो उतने लोगों को कोई माफिया नहीं डरा धमका सकता है। तो उसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, किसान आंदोलन पर जो किसान आप पर टकटकी निगाह लगाए हुए देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, किसान मुझ पर क्या टकटकी, किसानों पर नहीं, बिल्कुल सर, आपको चाहते हैं वो लोग। नहीं, ये ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है, यदि किसानों की मोहब्बत मुझे मिली है तो ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है। लेकिन अभी जो बहादुरी से किसान लोग लोहा ले रहे हैं तो वो तो पूरी दुनिया की निगाहें किसानों पर है। और बड़े बड़े आंदोलन, ये जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या था, वो मूलतः किसान आंदोलन ही था। किसान लोगों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। फिर गांधी जी आए, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। तो किसानों ने तो दुनिया का इतिहास बदला है। एक चंपारण सत्याग्रह ही नहीं, आप इतिहास से पढ़िए तो किसानों ने तो दुनिया का इतिहास बदला है। तो ये जो है, इसलिए मैं बार बार शुरू से कहता हूँ कि ये मैं आंदोलन नहीं कहता हूँ, इसको मैं महाआंदोलन भी नहीं कहता हूँ, मैं किसान क्रांति कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्रांति है। और मैंने ये भी लिखा था, एक अपने फेसबुक पर मैंने लिखा था, क्योंकि किसानों का एक निशानी हल होता है, हल उनकी पहचान होती है जिससे वो खेत जोतते हैं। तो मैंने वो भी लिखा था कि आज नहीं तो कल देगा, मोदी को टक्कर हल देगा, है ना। कि ये जो इनका जो फांसीवादी विचारधारा है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की, कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर पूंजीपतियों की दलाली करते रहो, ये जो इनका खेल चलता है, इस खेल को किसान ही ख़त्म करेगा और हल ही इस देश का भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोग तसल्ली से, अगर और भी कुछ अपने साइड से कुछ बोलना चाहते हैं अपने दर्शकों नहीं, ठीक है, बहुत सारी बातें हुई और मुझसे बात की और मेरी बात लोगों तक पहुँचे, और उसमें से एक दो व्यक्ति भी यदि मेरी बात से प्रेरित हों, मुझसे जुड़ना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके माध्यम से उनसे जुड़ने से। तो सर, जब जुड़ने की बात आपने कर दी है तो अंतिम ये बता दें कि आपसे अगर लोग दूर दराज में बैठे, बिहार से बाहर बैठा हुआ अगर कोई लोग आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, ये सोशल मीडिया के अलावा? अब देखिए, अभी तो दुनिया जिस तरह के है, आभासी दुनिया में हम लोग जीते हैं, तो दुनिया में, आभासी दुनिया में तो जुड़ने का सबसे बड़ा तरीका यही फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है। मान लीजिए कोई हरियाणा के किसान बंधु हैं, किसान भाई हरियाणा का, और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी के ज़माने में तो फेसबुक, व्हाट्सएप यही सब रहता है। अमिताभ दास सशक्त IPS, अब उनका समय कैसे गुजरता है सर? देखिए, मैंने ज़िंदगी में दो ही चीज़ें सीखी हैं, है ना, पढ़ना और लड़ना। तीसरी चीज़ मैंने नहीं सीखी। तो मैं पढ़ता रहता हूँ और लड़ता रहता हूँ, है ना। मेरा कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, मैंने शादी नहीं की है, मैं अविवाहित हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, अभी कुछ महीने पहले वो भी गुजर गए। तो मेरा कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, कोई पारिवारिक मतलब मुझ पर ये नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ, लड़ता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ना मेरा स्ट्रगल है, अच्छी किताबें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे संघर्षों से जुड़ा रहता हूँ। बिहार में कोई भी, बिहार के बाहर भी आंदोलन होता है, लोगों के से मिलता हूँ। अभी तो कोरोना काल में मिलना जुलना कम हो गया है, नहीं तो मेरे फ्लैट में, छोटा सा ही फ्लैट है मेरा, लोग आते रहते हैं और हर क्षेत्र के लोग आते हैं और बुद्धिजीवी लोग आते हैं, उनसे हमारा अड्डा होता है, विचार विमर्श होता है। तो मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। सर, मैं रिपोर्टिंग के दरमियान ना दिल्ली के UPSC के हब में था, मैंने पीछे चर्चा किया था आपसे, तो वहाँ एक बच्चे ने आपका फोटो लगा के अपने मैं बिल्कुल से बोला, फोटो लगा हुआ किताबों के बीच में वो अपन रख रखा था। मैं अमिताभ दास को जानता था, मैं खुद ही, मैं उमाशंकर बता रहा हूँ, मैं अमिताभ दास जी को कम से कम 2009 से जान रहा था, लेकिन कभी आपसे रूबरू होने का मौका नहीं मिला। हमने ही आपका फोटोग्राफ्स दैनिक जागरण में भी कभी छापा था, लेकिन सही मामले में अमिताभ दास को अगर मैं जाना, आपसे बात करने से पहले अगर मैं जाना, तो उस बच्चे के माध्यम से जाना। उसने मुझे फिर से याद दिलाया अमिताभ दास के बारे में, और उसके बाद ही मैंने पहल किया और आपसे संपर्क करने का कोशिश किया। चलिए, तो अच्छा। उस बच्चे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिहार का ही है,
हाँ। मुजफ्फरपुर का रहने वाला अरे है, वाह। पढ़ाई कर रहा है, वाह। और इस कोरोना काल में उसकी बहुत ही हालत खराब हो गई थी। उसके परिवार एक किसान भी नहीं है, ओके। वो वैसे किसान है जो दूसरे के जमीन को बटैया पर पर काम लेकर करते करते हैं। हैं। तो उस बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत क्योंकि वो शुभकामनाएं। देखेगा जरूर ये। नहीं, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिर्फ वही बच्चा नहीं, जो भी उस किस्म के बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने खुद बहुत संघर्ष किया है। मैंने तो कहा आपसे कि मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ, और एक तो बिहार पिछड़ा राज्य है, और दरभंगा की गिनती बिहार के भी गरीब जिलों में होती है। हम लोग तो बच्चे थे तो लोग मजाक में कहते थे कि दरभंगा जिला भिखमंगा जिला। तो दरभंगा जिले की गिनती बिहार के भी गरीब जिलों में होती है। और वहाँ से मैंने यूपीएससी की तैयारी की, कहीं से मैंने कोचिंग नहीं की। और जैसा मैंने बताया, मैं पहली बार दिल्ली गया तो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया। और जब मैं छात्र था, अब तो स्थिति कुछ सुधरी है बिजली की, जब मैं छात्र था तो दरभंगा में मुश्किल से 3 या 4 घंटे बिजली रहती थी। तो मैंने खुद बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत संघर्ष किया है। तो मैं जानता हूँ कि संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सबको, और पूरी बुलंदी से तैयारी करें, और संघर्षों से घबराए नहीं। संघर्ष से आदमी और मजबूत बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी धन्यवाद।